ठीक है। सो आज आरएनए को थोड़ा सा देखते हैं, डीएनए देखा था, आरएनए को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं। आरएनए यूजुअली इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड। देखो डीएनए में क्या होता था, एक सीक्वेंस अगर जैसे यहाँ 3 डैश और यहाँ पे कुछ अपना 5 डैश बोले, 3 डैश टू 5, हाँ वही बोला 3 डैश टू 5 डैश है ना। यहाँ पे अपना क्या है, कोई सीक्वेंस है ना, कुछ है अपना ए सी जी वाला है ना, ऐसे कुछ करते हो। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री लेते थे तो क्या होता था, 5 डैश यहाँ आता था और यहाँ 3 डैश आएगा और इसका ए का टी आ जाता था, है ना, समझ रहे हो आप, और जी का क्या आ जाता था सी, ऐसे करके चेन, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते थे, है ना। और ये हमेशा पेयर में ही अगर करते हैं, है ना, समझ रहे हो, यानी कि 2 स्ट्रैंड मिलके ही डीएनए का स्ट्रक्चर जनरली बनाते हैं, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रैंड जो होता है उसमें वो आरएनए होता है, किसका सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लियोटाइड, बताया था राइबो शुगर होता है उसमें, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड दिस आरएनए टेक अप राइट हैंडेड हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन, इसका भी राइट हैंडेड हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन होता है, जैसे अल्फा हेलिक्स का देखा था प्रोटीन में, और अप टू 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स कॉन्स्टिट्यूट एन आरएनए। तो आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 12,000, मतलब कौन से न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब बेस शुगर फॉस्फेट जो था उसमें जो राइबोज शुगर है ना, बताया था। इट कैन बेस पेयर विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए या आरएनए, दोनों के साथ बेस पेयर बना सकता है। जी पेयर्स विद सी एंड ए पेयर्स विद यू। डीएनए में क्या होता था, ए पेयर्स विद टी, है ना, यहाँ पे ए पेयर्स विद यू। फिर द पेयर स्ट्रैंड इन आरएनए, आरएनए और आरएनए डीएनए आर एंटी पैरेलल। जैसे डीएनए में क्या होता है, एक ऐसे जा रहा है तो इसी का ऑपोजिट एंटी पैरेलल है ना, मान लो एक ऐसा सीक्वेंस है तो एक सीक्वेंस ऐसे जा रहा है ना उल्टा, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उनमें। सो उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है, द पेयर्ड स्ट्रैंड जो आरएनए आरएनए का होगा और ये आरएनए डीएनए का वो भी एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक टर्म्स। अब इतनी यहाँ तक तुम्हारा आरएनए हो गया है। अब थोड़े से कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहले याद है ना, कोड वर्ड जब भी आए तो कोड किससे लेना देना है, कोड वर्ड का डीएनए से, है ना, डीएनए कोड बोलते हो। कोडॉन का किससे लेना देना है, आरएनए से, कौन से, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, लास्ट टाइम बताया था ना एमआरएनए। और एंटी कोडॉन जब भी सुनो तो इसका टीआरएनए से लेना देना है, पहले तो ये समझ जाओ, ठीक है, रटना ये। अब कोडॉन क्या होता है, द न्यूक्लियोटाइड बेस इन आरएनए फंक्शन इन ग्रुप्स ऑफ ट्रिपलेट्स, है ना, ट्रिपलेट्स होते हैं बेसिकली। कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट है, और इन दे क्या बोला है, द न्यूक्लियोटाइड बेसेस इन आरएनए फंक्शन इन ग्रुप्स ऑफ 3 इन कोडिंग अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए किस तरह से न्यूक्लियोटाइड बेसेस काम करते हैं, इन ग्रुप्स ऑफ 3, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोडॉन्स, दीस बेस ट्रिपलेट्स। तो ये कोडॉन बेसिकली क्या है, बेस ट्रिपलेट्स, शॉर्ट में अगर बोले, है ना, याद रखना है। और इसीलिए कोडॉन का किससे लेना है, एमआरएनए से। जीन क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसेस, मतलब बेसेस का सीक्वेंस है या न्यूक्लियोटाइड का। इन डीएनए, ये किसके अंदर होता है, डीएनए which regulate synthesis of specific protein, एक कोई प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस को कौन रेगुलेट करता है, ये सीक्वेंस ऑफ बेस, उसको जीन बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आरएनए से लेना देना, ये डीएनए से लेना देना। एवरी प्रोटीन इन अ सेल हैज अ करस्पॉन्डिंग जीन, हर एक प्रोटीन का एक अपना जीन होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, अब जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडॉन और अमीनो एसिड में रिलेशनशिप अगर बैठा दो तो वही उसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हो, जेनेटिक कोड, समझ रहे हो, क्लियर हुआ। कोडॉन और अमीनो एसिड मतलब ट्रिपलेट जो कि यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं ना, और जो जीन है, जीन नहीं सॉरी अमीनो एसिड्स है, अरे अमीनो एसिड बताइए ना आपको, एलानाइन ग्वानिन, उनके बीच जो रिलेशनशिप है वही जेनेटिक कोड है। तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बताया था कि नहीं तुम लोग को, तो तुम लोगों को ये पता चल गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाओ, म्यूटारोटेशन, सॉरी म्यूटेशन, म्यूटारोटेशन वहां से आ रहा है कार्बोहाइड्रेट। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन मतलब द केमिकल चेंज, पहली बात ही क्या है, केमिकल चेंज है, यूवी लाइट से भी हो सकता है और एक्सरे से भी कर सकते हैं, है ना। ये म्यूटारोटेशन केमिकल से भी कर सकते हैं और यूवी लाइट और एक्सरे से भी कर सकते हैं, कॉज एंड इट इज द केमिकल चेंज इन सीक्वेंस ऑफ बेसेस। तो किसमें, डीएनए के अंदर जो बेस प्रेजेंट होता है ना, डीएनए के अंदर बेस जो होगा उसके सीक्वेंस में चेंज कर देना, एंड दैट कैन लीड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद एन ऑल्टर्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। सो अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऑल्टर हो जाता है इससे, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। क्लियर हो गया,
समझ में आ गया? बेस का सीक्वेंस तुमने उसमें केमिकल चेंज लाया जिससे कि प्रोटीन का जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो अल्टर हो गया, ठीक है? तो वही है हमारा म्यूटेशन। तो ये सब कुछ ऐसे रटने वाले टर्म्स, और भी टर्म्स है ऐसे तो बहुत ढेर सारे टर्म्स है, लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो ये देखो, ये मेनली रटना है, इसमें दिमाग उतना नहीं है। एक है आपको चारगेफ रूल, है ना? चारगेफ या चारगेफ क्या बोलते हो? है? पढ़ा है आप लोग ने बायो वाला? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलो देखते हैं, ये बिठा रहे हैं, है ना? बिठा दें, फिर चारगेफ रूल्स वगैरह बाद में कर लेंगे। बायो में पढ़ा है आप लोग ने चारगेफ रूल? नहीं पढ़ा है? अरे हाँ या ना? याद ही नहीं, मतलब सिलेबस ही नहीं, अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर पाए। तो अब हम देखेंगे डीएनए रिलेटेड हमारा एक रूल है, चारगेफ रूल, है ना? तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं आपको कर लेना, बाय वाले ज्यादा अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। तो चारगेफ रूल या चारगेफ रूल, चारगेफ रूल बुलाते हैं ना, चारगेफ रूल, चारगेफ बोल दे। चलो, तो इसका रूल वन क्या कहता है? देखो दो रूल थे इसके। रूल वन है कि इन डीएनए present guanine, in DNA percentage of guanine will match with क्या? Percentage cytosine and percent thymine will match with क्या? Percentage adenine। ये तो पता ही है, जितना G होगा उतना C होगा, मतलब ये दोनों 1:1 रेशियो में होंगे, और A जितना होगा उतना T होगा डीएनए में, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो यही है चारगेफ रूल, शॉर्ट में बोले तो ये है, ये G और C का रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है और A और T का भी रेशियो मेंटेन रहता है ना? ठीक है। अब ये हो सकता है कि इनका इंडिविजुअल परसेंट वो डिफर कर सकता है ना? इंडिविजुअली तो ये ज्यादा कम हो सकते हैं, बट इनका आपस में रेशियो क्या होगा? सेम। अरे समझ रहे हो? रूल 2 देखो, रूल 2 क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज बिटवीन स्पीशीज, ठीक है? समझ में आया? डीएनए कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। जैसा ह्यूमन जीनोम है, ठीक है? ह्यूमन जीनोम में क्या होता है? 40% C/G रेशियो है ना, और 60% A/T है कि नहीं? वेयर यही अगर ईस्ट जीनोम देखो, ईस्ट जीनोम, तो इसमें 38% C/G है रेशियो, और यहाँ 62% A/T रेशियो। समझ रहे हो मेरी बात? आपका क्लियर हो गया? तो ये चीज बता रहा है। एंड चारगेफ रूल इज नॉट ओबेड इन सम वायरसेस। चारगेफ रूल इज नॉट, क्योंकि ये सैंपल पेपर अभी इस साल सीबीएसई का है, उसमें चारगेफ रूल के ऊपर पैसेज है, तो मैं उसीलिए इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इवन तो एनसीईआरटी में नहीं है। इज नॉट ओबेड इन सम वायरसेस, ओबेड इन सम वायरसेस। ठीक है? तो ये हो गया अपना चारगेफ या शारगेफ रूल, ठीक है? ठीक है, तो ये नोट करो। मतलब डिफरेंट स्पीशीज में जो डीएनए का कंपोजिशन है, मतलब ये जो C/G रेशियो, यहाँ पे C/G रेशियो वैसे क्या होता है? वो तो बनी है, वो तो बन रहेगा, समझ रहे हो? मतलब ये 40% है C या G और 60% A या T है, ठीक है? ये मतलब, और उसमें अलग तो सब में ये नहीं होगा, पूरी दुनिया में जो भी जीन होगा, है ना, जीनोम, वो सबका सेम नहीं होगा बेसिकली, है ना? डीएनए सबका सीक्वेंस अलग होगा, कंपोजिशन अलग होगा, ये यूनिक बनाता है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये नोट करो जल्दी। ये इस बार सैंपल पेपर में आ गया सीबीएसई के,
है ना। तो मैंने करा दिया, पैसेज में आ गया था। तो अगर यूजफुल है, देखते हैं इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चार्गर रूल लगाना कैसे। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ पैसेज का, है ना, सीबीएसई बोर्ड के पैसेज का। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्वेश्चन देखो, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए has 100 adenine and 150 cytosine bases, है ना। What is the, और ये जेई में आ सकता है पक्का। So what is the total number of न्यूक्लियोटाइड्स, या नीट में तो आ ही सकता है ना, आया भी है। In this segment of DNA, in this segment of DNA, करो क्या बोल रहा है, बोलो। A segment of DNA has A कितना है 100 और C कितना है 150। तो एक जितना A होगा उतने तो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके, और जितना C होगा उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, है ना, क्योंकि बेस है ना, जितने बेस उतने न्यूक्लियोटाइड। हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया। और ए का कॉम्प्लीमेंट्री भी फिर कितना होगा 100, और सी का भी कॉम्प्लीमेंट्री कितना प्रेजेंट हुआ होगा 150। ये नहीं दिया, ये दोनों दिया था, आपने इससे ही पता कर लिया कि अगर ए 100 है तो टी भी 100 ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड, और सी 150 है तो जी 150 होगा। अब ऐड कर दो चारों को, टोटल न्यूक्लियोटाइड्स, टोटल न्यूक्लियोटाइड विल बी सम ऑफ 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150, चारों को ऐड कर दो, कितना आता है, तो 500 इज द आंसर। ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में है। तो ये जेई में भी आ सकता है, सीबीएसई ने दिया है तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपके इसमें दिया हुआ है, पूरा सॉल्व ही कर देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें है, अ सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड, अ सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड was found at two sites, was found at क्या, two sites, दो साइड्स थे, उनमें एक जगह हेयर का सैंपल पाया गया, एक जगह खून पाया गया, ब्लड सैंपल, है ना। साइंटिस्ट्स क्लेम दैट, साइंटिस्ट क्या क्लेम कर रहे हैं इससे, दैट द सैंपल्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज, जो भी है स्पीशीज वो दोनों, हेयर और उसका ब्लड दोनों एक ही स्पीशीज का है। So how did the scientists arrive at this conclusion? How did the scientists arrive at this conclusion? बताओ भाई, क्या सोच के उन्होंने इसको कंक्लूड किया है, at this conclusion? So इन्होंने क्या किया होगा, अगर ये सैंपल, इन्होंने ऑब्वियसली, अगर हमारा, इनको पता चल गया है कि एक सैंपल हेयर का है, कहीं हेयर पड़ा हुआ है और कहीं ब्लड है ना, और दोनों एक ही व्यक्ति का है या एक ही स्पीशीज का है, तो ये कैसे पता चला होगा उनको, डीएनए को स्टडी करके पता चला होगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो आप बोलोगे दे स्टडीड न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए, दे मस्ट हैव स्टडीड न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन, तभी तो पता चला होगा, अरे हाँ या ना। कंपोजिशन ऑफ डीएनए, इट मस्ट हैव बीन सेम, है ना, इट मस्ट हैव बीन क्या, सेम होगा, तभी तो कंक्लूड करेंगे कि दैट सैंपल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। अगर न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन दोनों का सेम है तो वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करेगा। हेयर और ब्लड का जब इन्होंने न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन देखा डीएनए के अंदर तो सेम आया दोनों का, अरे एक ही स्पीशीज का है ना, वो तो कहीं भी बॉडी में रहेगा, डीएनए सैंपल एक ही रहेगा, है कि नहीं, न्यूक्लियोटाइड छोड़ना पड़ेंगे एक स्पीशीज के, तो वही चीज है। और एक और क्वेश्चन दिया है इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, द सैंपल ऑफ अ वायरस वाज
tested and it was found to contain 20% adenine, 20% thymine, 20% guanine and rest cytosine is the genetic material of this virus, जो भी वायरस है, is the genetic material of this virus. पहला ऑप्शन है DNA डबल हेलिक्स या DNA सिंगल हेलिक्स, या तीसरा RNA, है ना? क्लियर? ये पूछा है आपसे। बोलो करें। तो देखो, a sample of virus was tested and it was found यहां करते ऊपर, a sample of virus was tested and it was found it to contain A कितना है 20%, T कितना है 20%, है ना? तो A और T सेम होने भी चाहिए थे, हाँ है ना? और G कितना है 20%, और C कितना आएगा? बोले रेस्ट इज, मतलब 100 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना आ गया? तो ये तो सेम नहीं आया, मतलब ये क्या ये पेयरिंग कर पाएंगे G और C? नहीं कर पाएंगे पेयरिंग। अब तो ये सिंगल स्टैंड होगा डीएनए का, है ना? तो डबल स्टैंड होने के लिए भाई दोनों तरफ से पेयरिंग होती ना, ए करता टी के साथ, आया ना, और जी करता है सी के साथ, आया ना? बट जी और सी सेम नहीं है, ये सिंगल स्टैंड डीएनए है, डबल हेलिक्स नहीं है, सिंगल हेलिक्स है ना? चलो फील आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज the virus is a single helix DNA virus since the base pairs are ATGC and not AUGC, so it is। और RNA क्यों नहीं है बताओ? RNA क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ T दिया हुआ है, तो RNA तो हो ही नहीं सकता, है ना? since no U is given, है ना, is present, therefore it cannot be RNA, तो RNA तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गया। DNA में भी सिंगल हेलिक्स होगा, फील आगे कैसे करता है? तो ये हमारे सैंपल पेपर पे है, और ये अगर आप समझ गए हो तो आपको आ चुका है चार्टर रूल, ये मैंने करा दिया एक्स्ट्रा, नोट करो, कर लिया? So now you can say that DNA RNA is finally over। इसमें सारी बातें कर ली गई हैं, थोड़ा सा इसको एक बार अलग से स्टडी कर लेना, tRNA, rRNA और mRNA को थोड़ा डिटेल में बायो वालों से समझ लेना, है ना? ठीक है ना? वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे सेल के बारे में, और उसमें कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है ना? अब आपका है हार्मोन्स और लिपिड्स, है ना? अब ये देखो हार्मोन्स, तो हार्मोन्स देखते हैं। अब सुनो इधर, बात ना करो। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय होम? डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड कौन से होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है? इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर्स आर व्हाट? हार्मोन्स, ठीक है? एंड दे आर सेक्रेटेड डायरेक्टली बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द व्हाट? डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, है ना?
एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ एक्शन, और जहां भी ऐड करना है वहां पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई, मतलब ये हो गया, ये हो गया और ये बता दिया। एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, है ना, ये सब एंड सो ऑन, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है, सो दे आर ऑल व्हाट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये पक्का है, ये सब सेक्रेट करते हैं, आपको पता है बायो में आपने पढ़ा होगा कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्टेरॉइडल, प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड एंड अमाइन्स। तो ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं हार्मोन्स। देखो एनसीईआरटी आपको रीड करनी ही पड़ेगी इसके बाद, ठीक है ना, और डिटेल में अगर जानना है, बट बेसिक बात बता दें। अब इनका फंक्शंस क्या होता है हार्मोन्स का, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी, कम ज्यादा हार्मोन का ना हो, बैलेंस बना के रखेगा। जैसे एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन कीप्स ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन रेंज, इंसुलिन इंपॉर्टेंट हो गया। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन मीडिएट रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पांस आपको चाहिए होता है बॉडी को, तो वो यही दोनों स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ और सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली। Hormones released by gonads gamete producing, है ना। So gonads होते हैं, they are hormone releasing, और वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, जो भी अपने हार्मोन रिलीज करेंगे वो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो गोनाड से ही वो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो दो जो ये रिलीज हो रहे हैं हार्मोन, वो किससे रिलीज हो रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, और इनका फायदा क्या है, पहली बात ये समझो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैन नॉट channelize the carbohydrate mechanism and modulate inflammatory reaction and are involved in reactions to stress. So basically ये छोड़ो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड are involved in reactions to क्या, स्ट्रेस। ठीक है ना, क्लियर हो गया, मैंने कोई लाइन छोड़ दी क्या, कैन नॉट, नहीं सॉरी, कैन नॉट नहीं, वो कंट्रोल है, वही तो यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये किस लिए काम आते, बोलेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, तो ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड आर इन्वॉल्वड इन रिएक्शंस टू स्ट्रेस। तो 3 काम करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, याद रहेगा। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, दे कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय द किडनी। तो 2 काम कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो रटना है, प्योर रट्टा है ये हार्मोन। ठीक है, एनसीईआरटी है आपको, बाकी उससे रीड एनसीईआरटी फॉर फर्दर, अगर आपको चाहिए एक बार जस्ट रीड कर लेना हार्मोन, उससे रट्टा अगर कुछ हो तो करना, वरना सारी इंफॉर्मेशन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने बता दी शॉर्ट में, बाकी आप एक बार एनसीईआरटी रीड करो। ठीक, तो हार्मोन्स हो गया। ठीक है, ठीक है, सो अब लिपिड्स करते हैं। लिपिड्स कहाँ से आता है ये वर्ड, लाइपोज, लाइपोज मतलब फैट। तो लिपिड्स आपने देखा होगा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वगैरह होता है ना, डॉक्टर्स करते हैं, है ना, तो वहां पे आपका ये लिपिड वर्ड आपने सुना होगा, मतलब फैट कंटेनिंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। होता है कि नहीं लिपिड्स एनिमल प्लांट, और क्या है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। टाइप्स ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, या तो फैट्स एंड ऑयल्स। जो सिंपल लिपिड्स में क्या होता है, द फैट्स एंड ऑयल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये सिंपल लिपिड क्या हो गया, उनके हाइड्रोलिसिस से क्या बना ये, और वैक्सेस हो सकते हैं या तो सिंपल लिपिड। वैक्सेस क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। ठीक है, दे आर मेड फ्रॉम दिस। ठीक है, क्लियर हो गया। Vegetable and animal oils and fats have similar structure and are triesters of glycerol called glycerides. So glyceride क्या होता है, triester of glycerol होता है, और ये किसके अंदर होता है, vegetable fat या vegetable oil और animal oil दोनों में होता है। Similar structure होता है glycerides का। Simple glyceride जो होते हैं, they contain one type of fatty acid, और mixed glyceride contain 2 or more types of fatty acid, 2 or 3 types of fatty acid। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फैटी एसिड समझ में आ गया, मतलब सिंपल लिपिड समझ में आ गया, आया ना।
अब सिंपल लिपिड के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड कहाँ पे है बताओ? सेकंड से पहले 3 टाइप्स ये बता दिया। अब देखो कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इनका जनरल फार्मूला मैंने ऐसे लिखा, कोई भी एसिड है इसका जनरल फार्मूला तो यही होता है। n की वैल्यू अगर तुमने यहाँ 4 डाला तो कैप्रोइक एसिड बनेगा, 6 डाला कैप्रिलिक एसिड, 8 डाला कैप्रिक एसिड, 10 डाला लॉरिक एसिड, 12 डाला मिस्ट्रिक एसिड, माइलिस्टिक एसिड, 14 डाला पामेटिक एसिड और 16 डाला तो स्टेरिक एसिड, जो आप देख चुके हो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में, है ना। सो कॉमन सैचुरेटेड, ये कौन से हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो आपके खाने पीने के प्रोडक्ट्स के डिब्बे के पीछे लिखा रहता है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड इतना, अनसैचुरेटेड इतना, तो वो चीज, तो वही बता रहे हैं, ये कॉमन सैचुरेटेड हो गया। और ये कॉमन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं? ओलिक एसिड जो हमने देखा था सैपोनिफिकेशन में, और ये लिनोलिक एसिड, है ना। तो ये भी होते हैं, इनके फॉर्मूले याद करने हैं आपको बेसिकली, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स हो गए। समझ में आया? सिंपल लिपिड्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ फॉस्फोलिपिड। सेकंड टाइप ऑफ लिपिड इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कैसे हो, क्या होता है? इट इज दिस मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। रटना है पूरा। फंक्शन क्या होता है? एज इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट जैसा बिहेव करता है, एंड दे अब्सॉर्ब फैटी एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड सेल। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब सॉल्व बनाने में हेल्प करते हैं, और दे अब्सॉर्ब फैटी एसिड एंड पास इट टू ब्लड सेल्स। क्लियर हो गया? थर्ड टाइप ऑफ लिपिड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? दे कंटेन वन और मोर सिंपल शुगर्स and are important components of cell membrane and chloroplast membrane। दो जगह पाए जाते हैं, कौन से? ग्लाइकोलिपिड्स। ये थर्ड हो गया। फोर्थ टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड, सॉरी फोर्थ टाइप ऑफ लिपिड इज टर्पीन्स। टर्पीन्स एग्जांपल क्या है? मेंथॉल, मेंथॉल, कैम्फर, ये दोनों किसके एग्जांपल है? प्लांट टर्पीन्स के, ठीक है। और कैरोटीनॉइड्स और पिगमेंट्स भी कुछ टर्पीन्स, मतलब वही टर्पीन के एग्जांपल है, ठीक है, अदर टर्पीन्स। अब इसमें टर्पीन्स में तीन टाइप के हैं। एसेंशियल ऑयल है, ड्राइंग ऑयल है और सेमी ड्राइंग ऑयल है। एसेंशियल ऑयल टर्पीन्स क्या है? टर्पीन्स का पहला टाइप क्या है? एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आपने सुना हुआ वर्ड है ना, तो वो उसमें क्या होता है? दे आर वोलेटाइल स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, ये तो पता ही है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स, स्टेम एंड सो ऑन। एग्जांपल क्लोव ऑयल, रोज ऑयल, लेमन ऑयल, ये सब क्या है? एसेंशियल ऑयल्स है। और ड्राइंग ऑयल्स क्या है? They are first कैसे बनते हैं? They are converted to tough transparent mass by oxidation polymerization in air। तो उस तरह से क्या बन जाता है? ड्राइंग ऑयल, ठीक है। एंड दैट उनसे क्या निकाला जाता है? लिंसीड ऑयल, जैसे एग्जांपल हो गया उसका लिंसीड ऑयल, पेरिला, पॉपी सीड ऑयल, ये सब किसके एग्जांपल है? ड्राइंग ऑयल्स के। और सेमी ड्राइंग ऑयल्स में क्या आता है? कॉटन सीड ऑयल एंड टिन ऑयल। तो ये पूरा रटना है। तो इसमें लिपिड में इतना ही और कुछ है नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो लिपिड के बारे में और जानना है, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मतलब मेन पॉइंट्स कवर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब कभी कभार कुछ क्वेश्चन जेई में आते हैं, चार्ज ऑन पेप्टाइड चेन, चार्ज ऑन। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रोटीन की दुनिया, अमीनो एसिड्स पे वापस रिविजिट करते हैं। ये जेई मेन एडवांस दोनों का है, ठीक है। तो चार्ज ऑन पेप्टाइड चेन, नेट चार्ज ऑन पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या था पता है ना? अरे अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है ना, सो पेप्टाइड चेन पे चार्ज निकालने के क्या क्या ट्रिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा ठीक है। तो अगर Rg9 प्रेजेंट है, अगर Rg9 है ना, हिस्टिडीन और लाइसिन, तीन चीजें प्रेजेंट है, Rg9, हिस्टिडीन और लाइसिन, सुन लो ध्यान से। तो ये कौन से अमीनो एसिड होते हैं? दे आर बेसिक, ये कौन से है? बेसिक अमीनो एसिड है ना, बेसिक अमीनो एसिड्स। अरे हाँ यार, तो अगर बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो जो नेट चार्ज निकालोगे आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स +1 कर दोगे, +1 मतलब उस सीक्वेंस में अगर ये प्रेजेंट है तो उस पे ऐड कर दो +1, ठीक है। क्लियर हो गया? अरे हाँ ना, वेरी गुड। अब और ये कब लगाना है? pH 3, जैसे ये कब की बात हो रही है? pH
3 पे, है ना। और अगर pH 7 की हम बात करें, pH 7 पे ध्यान देना, ये pH 3 पे हो गया। इफ pH 7 पे एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक और कौन सा एसिड होता है दूसरा, ग्लूटामिक, हाँ या ना, ये दोनों होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो होता है, नंबर ऑफ नेट चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड जो भी होगा उसके आगे माइनस लगा दो। नेट चार्ज किसके बराबर होगा, माइनस नंबर ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। समझ रहे हो, मतलब एक अमीनो एसिड, एक एसिडिक अमीनो एसिड है तो -1, 2 है तो -2, समझ रहे हो। और यहाँ पे चार्ज कैसे निकालना, समझ में आया, ये जितने हैं उसमें +1 ऐड कर दो, तो ये चार्ज निकाल दिया हमने। अब pH 11 पे बात कर रहे हैं। इफ अदर्स, मतलब इन जनरल कुछ भी हो, तो देखो इन ओवरऑल 11 pH पे क्या करना होगा, pH 11 पे कैलकुलेट कैसे करोगे, नेगेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड, है ना, ये बताया था ना, अरे हाँ या ना। इसको मैं 1 नंबर कर दूं 1 और इसको क्या कर दूं 2, तो 2 प्लस क्या बोलो, नेगेटिव साइटोसिन यूनिट, साइटोसिन यूनिट प्लस नेगेटिव टायरोसिन यूनिट, नेगेटिव टायरोसिन यूनिट, मतलब टायरोसिन जितने हैं उस पे -1 टायरोसिन है तो -1, 1 साइटोसिन है तो -1, है ना, ये मतलब हुआ। और 2 मतलब एसिडिक अमीनो एसिड कितने हैं, प्लस और क्या बोलो, और प्लस ऑफ -1 बस इन जनरल। सो pH 11 सॉरी 11 pH 11 पे ये कार्य है। क्लियर हो गया कि नहीं, देख लो। pH 3 मतलब एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बेसिक अमीनो एसिड्स है, उन पे चार्ज क्या होगा ये बता रहे हैं। अरे समझ रहे हो, अगर pH लेस देन 7 है, खुद सोचो, यानी pH 3 है, तो pH 3 में जो बेसिक अमीनो एसिड्स है ना, वो क्या करेंगे, प्रोटोनेट हो जाएंगे कि नहीं। अरे ये अमीनो एसिड है, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन लेगा कि नहीं, हाँ या ना। तो यानी कि इसीलिए हम बोले कि बेसिक अमीनो एसिड प्रोटोनेट हो जाएंगे, तो हम क्या उसमें ऐड कर रहे हैं, उसी तरह से। तो ये सारी बात हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक सीक्वेंस देखते हैं, आप तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन देखो, आपको फाइंड करना है नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ऐसा आएगा जैसे ग्लाइ, प्रो, सिस, एस, लाइस, मेट। अब इस पे आपको नेट चार्ज निकालना है, तो आपको बोला कि ऐड pH 3 निकालो पहले। ऐड pH 3 बताओ किसको लेंगे हमेशा, क्या इसको लेंगे, इसको लेंगे, एसिडिक या बेसिक, क्या कोई भी बेसिक वाले को लेंगे। बेसिक ढूंढ लो, बेसिक कौन सा है, लाइसिन ही है इकलौता, और कोई है क्या बेसिक, नहीं। समझ में आया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, कितने लाइसिन है, एक, तो नेट चार्ज विल बी 1 + 1, मतलब नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन कितने हैं, 1 + 1 आ गया, तो +2 चार्ज हो गया कि नहीं नेट, समझ में आया। एट pH 7 है ना, हाँ, pH 7 पे कौन आएगा, एस्पार्टिक एसिड, हाँ है ना, और कोई है क्या, नहीं। सो कितना हो जाएगा, कितने एस्पार्टिक एसिड है, 1, तो -1 हो जाएगा नेट चार्ज, क्योंकि ये देखो ये कह रहा है माइनस नंबर ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, नेट चार्ज विल बी इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड दैट इज -1। समझा, फील आ रहा है ना भाई। एट pH 11 नेट चार्ज, अब देखते हैं एट pH 11 मतलब यहां पे आ जाओ, तो 2 कितने अमीनो एसिड है, अरे कितने हैं, -1 एस, देखो ये है ना, इसके वजह से -1 आया कि नहीं, ASP की वजह से -1 आया, लाइस की वजह से क्या आया, लाइस नहीं, इसके बाद क्या बताओ, फॉर्मूला देखो, 2 मतलब वो हो गया -1, है ना, क्योंकि 2 मतलब ये था, तो -1 हो गया, प्लस नेगेटिव साइटोसिन यूनिट, नेगेटिव साइटोसिन यूनिट, हाँ मतलब साइटोसिन तो एक ही है तो -1, प्लस और क्या बोल रहा है, टायरोसिन एक नेगेटिव है, टायरोसिन है क्या, नहीं है, 0, और प्लस -1 तो लगाना ही है क्योंकि यहाँ -1 पहले से है, कितना है, -3। समझ में आ गया क्या, इस तरह से करेंगे, नोट करो। तो ये याद है, अगर ये याद है तो आप कोई भी सवाल बना लो नेट चार्ज।
ये आता है, नोट करो। एक और मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, फिर आप मुझे बताओगे ना, हेल्प करो। ये नोट कर लो आप। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये आ गया प्रो एस, ये क्या है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड, और ये हिस ट्राइग्लाइड। इस पे बोला है नेट चार्ज निकालो, फाइंड नेट चार्ज ऑन द सीक्वेंस एट पीएच ऑफ 3, अलग अलग पीएच पे अलग। तो पीएच 3 है तो सिर्फ एसिडिक वाले अमीनो एसिड का नहीं, बेसिक अमीनो एसिड होंगे। बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? हिस्टीडीन है। कितने हिस्टीडीन है? 1 + 1, आर्जिनाइन भी है 1 + 1, ये तो हो गया आर्जिनाइन और हिस्टीडीन का 1 + 1, और +1 तो करते ही थे बाय डिफॉल्ट हम फार्मूले के साथ। तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 3, बस 3। तो पीएच 3 पे नेट चार्ज 3। अब पीएच 7 पे हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करते थे, ये दोनों क्या है? एसिडिक, हाँ या ना? तो इसके कारण -1, इसके कारण भी -1, नेट कितना आ गया? क्लियर? समझ रहा है? जितने अमीनो एसिड एसिडिक उतने नेगेटिव। और एट पीएच 11 -2, तो -2 तो पक्का ही है क्योंकि ये 2 लेते ही डायरेक्ट, है ना? प्लस साइटोसिन है क्या? नहीं, टायरोसिन है। टायरोसिन कितना? -1। साइटोसिन तो 0 हो गया, देखो ऐसे लिखते हैं, प्लस साइटोसिन तो 0 है, प्लस टायरोसिन -1 प्लस -1, वो तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, ये वाला तो ऐसे ही लेना ही पड़ता है। तो कितना आ गया? -4। देखो नेट चार्ज समझ में आ गया क्या? इसको प्रैक्टिस कर लेना जरा, ठीक? तो ये हो गया। सो दिस टॉपिक इज डन। अब देखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीआई क्या होता है ना? आइसोइलेक्ट्रिक पीआई, ये वो पॉइंट है, पॉइंट एट विच सॉल गेट्स अनस्टेबल एंड ट्राइज टू कोगुलेट। कोगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट, ट्राइज टू, मतलब इस पॉइंट पे सॉल जो होता है, सॉल मतलब देखो कोलॉइड होता है ना, कोलॉइड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना? तो जब सॉल यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिपिटेट, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा होकर पीपीटी बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो वही बता रहा है ये कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है, शॉर्ट में समझे तो ये चीज है। अब ये देखो, अगर मैं एक अमीनो एसिड लेता हूँ RCNH, मान लो यहाँ पे लेता हूँ NH3+, NH2 लेता हूँ पहले, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो ये, और हमारा एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब pH लेस देन क्या? 7। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो बताओ इस पे नेट चार्ज कितना होगा? एसिडिक मीडियम में कौन एसिडिक मीडियम है तो बेस क्या करेगा? H+ को कैप्चर करेगा, तो अमीनो एसिड ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? NH3+, यस, ये समझ में आता है? तो ये याद रखना, अमीनो एसिड विल एग्जिस्ट है। तो नेट चार्ज इन एसिडिक मीडियम कितना आया? +1। ये नेट चार्ज इन क्या? एसिडिक मीडियम, यस और नो? और अगर यही pH ग्रेटर इक्वल टू 7 चलो करते हैं, इक्वल टू 7 में क्या होगा? क्या वो इस तरह से रहेगा? ज़्विटर बना के बताया था ना? अरे ज़्विटर फॉर्मेशन होती है तो न्यूट्रल रहता है ना? तो यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0, पॉजिटिव जितना उतना नेगेटिव, ना गेन करेगा H+ ना रिलीज करेगा, सो नेट चार्ज इज 0। और तीसरा केस ले लेते हैं, pH ग्रेटर देन 7, ये था इक्वल टू 7, सो ग्रेटर देन 7 पे क्या होगा देखते हैं, RCNH2COOH था, और ये अब देखो ग्रेटर देन 7 मतलब बेस होगा, और बेस जब होता है H को खींच लेगा कि नहीं? तो CO माइनस करके, तो नेट चार्ज बेसिक मीडियम में -1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इन्होंने आइसोइलेक्ट्रिक क्या बोला? देयरफॉर पीआई की डेफिनेशन देख लेते हैं। पीआई इज द pH of amino acid which has net charge 0. pH of amino acid where net charge is 0, on it is 0.
ठीक है, ऐसा पीएच जिसपे अमीनो एसिड का नेट चार्ज क्या हो 0, वही पीआई है। अब वो जरूरी नहीं हर बार 7 पे ही हो, है ना, पीएच पीआई बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आर, क्योंकि आर के अंदर और भी ग्रुप्स होंगे ना, तो आर चेंज होता रहेगा तो नेट चार्ज जरूरी नहीं पीएच 7 पे 0 ही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आर के अंदर चेंजेस है, उसपे भी तो चार्जेस होंगे ना, ये चीज है। तो इसलिए जो है पीआई वो पॉइंट है पीएच का, पीएच पीआई इज दैट पीएच वेयर नेट चार्ज इज 0 और अमीनो एसिड। और जनरली so who decides the pi value, pH r decides, है ना, r decides the pK value, pK बोलो चाहे जो भी वैल्यू, सब कौन डिसाइड करेगा, pK वैल्यू r डिसाइड। r क्यों, क्योंकि r कैन बी पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, है ना, पोलर भी हो सकता है नॉन पोलर, तो r वैल्यू बदलता रहेगा तो वही डिसाइड करेगा pK क्या होगा। तो इन शॉर्ट जो अभी जो अगर दो ही ग्रुप्स हैं, ये देखो जनरली बोला गया है अगर दो ही चीज दी होगी आपको तो Pi इज इक्वल टू pK1 प्लस, मतलब दो pK वैल्यूज दी हैं तो उनका एवरेज होता है। जनरली Pi इज कंसीडर्ड एज द एवरेज ऑफ 2 pKs, ठीक है, pK1 और pK2, प्रोवाइडेड वो दोनों pK वैल्यू क्या हो, क्लोज हो, pK वैल्यू दोनों आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना, pK वैल्यूज क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब pK वैल्यूज क्लोज है। तो देखो अभी क्या करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन है, ये आईआईटी जैम में आया था, आईआईटी जेई का नहीं है पर ठीक है, हमें तो क्वेश्चन मतलब है एडवांस में आ सकता है या जेई में मेंस में आ सकता है। द पीके वैल्यूज ऑफ, सुनो मेरी बात ध्यान से, लाइसिन आर 2.18, 8.95 and 10.79। द पीआई ऑफ लाइसिन इज, अब सुनो, पीआई ऑफ क्या पूछ लिया, लाइसिन, तो बताओ हम pK1 किसको ले आंसर करते समय, जो भी आसपास वैल्यूज कौन सी है, 2.18 इसके पास है या ये दोनों, मतलब ये दोनों पास पास है, ये दोनों पास है या ये दोनों पास है, 8.95 वाला पास है एक तो, है ना, और pK2 को क्या ले ले 10.79, क्योंकि ये दोनों पास पास वैल्यूज है ना सबसे, तो आप सेलेक्ट करोगे तो इसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो, 2.18 को इग्नोर कर दो, तो पीआई क्या हो जाएगा 8.95 प्लस 10.79 का एवरेज, मतलब 2 डिवाइड बाय 2, हाँ या ना, तो एवरेज दिया तो तुम्हें आ जाएगा 9.78। अरे तुम्हें ये याद होना चाहिए pK प्लस pKb 14 होता है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, pK और pKb का सम 14, क्या उससे हमने बस बता दिया, ये आंसर आ गया ना 9.78। तो इस तरह से पीआई के सवाल बनाते हैं। क्यों भाई, क्लियर है? तो इसमें ये देख लेना कि 7 से कम वाले कौन से, 7 से या तो देखो pK वैल्यू क्या है, लेस देन 7 हो गया, ग्रेटर देन 7 आया ना, बताओ कौन सी, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या ग्रेटर देन 7 थी ना, तो पास पास वाली उनको ऐड कर दो, वही लेस देन होती है, जैसे 2, 6 और 11 दिया होता तो किसको ऐड करते, 2 और 6 को, लेस देन 7 रेंज में ना, वो समझ में आ रही बात, तो उसको एवरेज है, तो ऐसी वैल्यूज आपको दी ही होगी ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7 करके, ठीक है, तो आप उनको एवरेज ले सकते हो। और भी इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो मैं अभी इतना यूजफुल नहीं है ना, मतलब वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इतना बता दिया कि आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे, ठीक है, और आप क्वेश्चन लगाओ और अगर डाउट हो तो फिर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल को हम ऑफिशियली अभी खत्म मान रहे हैं, और भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बताया था हेज़ेल्बैक हेंडरसन इक्वेशन, हाँ है ना, pK प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एनायन, है ना, सॉल्ट अपॉन एसिड लिखते थे ना, सॉल्ट अपॉन
यहाँ पे। तो अगर कॉन्जुगेट एनायन बराबर हो गया एसिड के तो पीएच और पीके बराबर हो गए, और अगर कॉन्जुगेट एनायन ज्यादा हो गए, अगर एनायन ज्यादा हो गए तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, so pH will be less than pK या ग्रेटर, मतलब अगर वो गेन करेगा तब तो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा काफी यूजफुल हो जाता है ऐसे केसेस में, आयनिक इक्विलिब्रियम से जोड़ के आते हैं सवाल इसको, आ सकते हैं और सरफेस केमिस्ट्री से। तो ठीक है, तो इतना अभी आज के लिए इतना, तो बायोमोलिक्यूल हो चुका है। अब आप लगाओ क्वेश्चन, कोई डाउट आए तो फिर उस पर डाउट पूछो। ठीक है, चलो फिर।